इसके बारे में समझना है अब हमको, है ना। ये सही समय है तो आपको बनवाया जाएगा एक प्रोग्राम। जो कितने लोग हैं जो बता सकते हैं सही आउटपुट? ठीक है, आनंद बता दो। गलत आउटपुट। और कोई? कितने कह रहे हैं हेलो वर्ल्ड आएगा? गलत आउटपुट। हाँ भाई, प्रेरणा और साक्षी नहीं, मनु और साक्षी बताओ। तुमसे भी नहीं हो पाता। ये हुई ना बात। ये बंदा है स्मार्ट। ये कह रहा है जो डबल कोट्स के अंदर है सर सारा प्रिंट होगा। तो हेलो वर्ल्ड डॉट 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 ये कौन बताएगा? नहीं आएगा क्या ये? चलवा के दिखाते हैं, देखो यही आया ना। नहीं बता पाए, इधर ही फेल हो गए। आप बताओ इंटरव्यूज में तुम्हें निकाल देगा कोई या नहीं? वो तो एक एक नंबर नोट करते हैं, एक एक डिजिट नोट करते हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, नहीं हो पाता है कभी कभी, सही आउटपुट नहीं बता पाते हैं। अब मुझे बता दो इस प्रोग्राम में ऊप्स के वो कितने कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूज हो रहे हैं। ऊप्स के कॉन्सेप्ट का नाम मैं बता देता हूँ। क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ा तुमने, 2 चीजें। कंस्ट्रक्टर पढ़ा, 3 चीजें। स्टैटिक पढ़ा है, 4 चीजें। इनहेरिटेंस पढ़ा है, 5। इनहेरिटेंस तक ही पढ़ा है, चलो 5 पढ़े हैं। अभी एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म को छोड़ देते हैं, ठीक। तो जितनी चीजें पढ़ी हैं उनमें से क्या क्या यहाँ यूज हो रहा है इस प्रोग्राम में जो डे 1 तुम बनाए थे? क्लास यूज हो रही है, बढ़िया आंसर था। स्टैटिक भी है। स्टैटिक कहाँ दिख रहा है तुमको? मतलब मेन मेथड स्टैटिक है, ये दिख रहा है। उसके अलावा कुछ स्टैटिक है? तो स्टैटिक क्लास होगी नहीं? और कुछ स्टैटिक दिख रहा है क्या? नहीं, चलो ठीक है, नहीं दिख रहा। और कुछ स्टैटिक को छोड़ दो, उसके अलावा क्या क्या दिख रहा है तुमको? यहाँ क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं? ऊप्स के कॉन्सेप्ट बताओ। रिटर्न टाइप छोड़ दो। क्या यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस वगैरह दिख रहा है? कुछ कंस्ट्रक्टर वगैरह कुछ नहीं? तो जहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन होंगे सिस्टम डॉट आउट है, तो ऑलरेडी डिफाइन होगी वहाँ। अच्छा, ऑब्जेक्ट में ये कोई प्रॉपर्टी नहीं। अरे स्टैटिक प्रॉपर्टीज को कॉल करने का तरीका क्या था पता है? स्टैटिक प्रॉपर्टीज कैसे एक्सेस की जाती है? क्लास के नेम। सिस्टम क्या है यहाँ पे? एस कैपिटल है, देख के समझ जाना चाहिए क्या है वो। आपको बोला जाता है कि क्लास का नाम कैपिटल से रख लेना, क्लास का नाम कैपिटल से रख लेना, पहला लेटर कैपिटल ले लेना। तो क्या सिस्टम क्लास होगी? हाँ सर, सिस्टम तो क्लास ही है, एस कैपिटल है ना। क्लास नेम डॉट अगर कुछ लिखा गया है इट मींस वो जो आउट है वो स्टैटिक रहा होगा उस क्लास का, कोई स्टैटिक वेरिएबल। अब वो किस टाइप का हमें नहीं पता, कोई बात नहीं पता, बट इतना तो कॉमन सेंस हमें लगाना चाहिए ना कि जो आउट को मैं चेक कर पा रहा हूँ, सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, वो सिस्टम क्लास से कर रहा हूँ। इट मींस सिस्टम क्लास की वो स्टैटिक प्रॉपर्टी है। और आउट के बाद डॉट लगा के आप प्रिंटलन को कॉल कर रहे हो, वो एक मेथड है। तो कोई नॉर्मल वेरिएबल से तो मेथड कॉल होता नहीं, रेफरेंस वेरिएबल से ही कॉल होता होगा कोई मेथड। तो वो रेफरेंस वेरिएबल पर्टिकुलर किसी क्लास का रहा होगा और उस क्लास का वो ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट से ही तुम मेथड कॉल करते हो ना, तो प्रिंटलन किसी न किसी क्लास का मेथड है जिसका नाम है प्रिंट स्ट्रीम। क्या नाम है? प्रिंट स्ट्रीम। तो यहाँ क्लास भी यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी यूज हो रहा है। आउट क्या है सर? एक स्टैटिकली डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जो सिस्टम क्लास के अंदर रखा हुआ है। किसका है? प्रिंट स्ट्रीम का। स्टैटिक है ना। आउट का रखा है सिस्टम क्लास के अंदर। तो सर क्लास भी यहाँ यूज हो रहा है स्टैटिक
भी यूज हो रहा है और ऑब्जेक्ट भी यूज हो रहा है। क्या तुमको इधर इनहेरिटेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूं? यस सर। उसको दिक्कत है, ठीक है। एक और क्लास बना लेते हैं, न्यू क्लास, और इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना आता है तुमको? न्यू, अब मैं इस एन से कितने मेथड कॉल कर सकता हूँ बता सकते हो? एन ऑब्जेक्ट जो बनाया है, ऑब्जेक्ट ही है ना ये, n1 कर दो अच्छा दिखेगा। कितने मेथड कॉल हो जाएंगे? सर किसी भी ऑब्जेक्ट से हम उतने ही मेथड कॉल कर सकते हैं जितने उस क्लास में अवेलेबल हो, उतने ही कर सकते हैं। कितने अवेलेबल है दिख रहा होगा ना सामने, कितने अवेलेबल है? एक भी नहीं, मींस एक भी कॉल नहीं होगा। अगर एक भी डिफाइंड नहीं है तो एक भी कॉल नहीं होगा ना। फिर तो मैंने क्या बोला, जितने क्लास में अवेलेबल हो, अवेलेबल और डिफाइंड दोनों में फर्क है ना। हमने कुछ डिफाइन नहीं किया बट इस क्लास में फिर भी कुछ मेथड अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट। कैसे, कौन से? आओ, मैं एक काम करता हूं, यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एक ऐसा मेथड कॉल करूंगा n1 का जिसका एक रिटर्न टाइप है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और वो स्ट्रिंग ये प्रिंटलन प्रिंट कर देगा। मैं टू स्ट्रिंग नाम का एक मेथड कॉल किया, कॉल हो रहा है, बनाया था तुमने टू स्ट्रिंग। सर कुछ आउटपुट भी दे देगा, ये रिटर्न करेगा कुछ? हाँ सर कुछ तो रिटर्न किया ना, प्रिंट भी हुआ है। अपने आप तो आ नहीं गया ये कि टू स्ट्रिंग मेथड कहां से पहुंच गया सर इस क्लास के? दिख रहा है क्या क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड? नहीं, बट कॉल तो हो रहा है, हो रहा है। हाँ, इट मींस ये जावा द्वारा प्रोवाइडेड रहा होगा, जैसे आपने बोला था एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है हर एक क्लास में, वैसे ये मेथड भी प्रोवाइडेड होगा। निका वो तो जावा कंपाइलर आपको लिख कर दे देता था हर क्लास के लिए, ये लिख कर नहीं दिया, ये मेथड इनहेरिट होकर आया है। एक्चुअली ये तुम्हारी क्लास का मेथड है ही नहीं, अब भी तुम्हारी क्लास का नहीं है। ठीक से अगर चलें इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके देखेंगे तो पता चलता है एक क्लास है जावा में जिसका नाम है ऑब्जेक्ट क्लास। क्या नाम है? उनका है ये मेथड, जो क्या रिटर्न करता है? सर रिटर्न करता है क्लास नेम, फुली क्वालिफाइड नेम, आपके पैकेज नेम और क्लास नेम को मिला के @ लगाएगा बीच में, और हेक्सा रिप्रेजेंटेशन देगा आपके हैश कोड की, आपके ऑब्जेक्ट का हैश कोड रिटर्न करता है। अगर इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो इसके जस्ट ऊपर देख के ये सब इसी की डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न कर रहा है? रिटर्न के आगे लिखा ना गेट क्लास डॉट गेट नेम, फुली क्वालिफाइड नेम मिल जाएगा। फुली क्वालिफाइड नेम मतलब पैकेज नेम प्लस क्लास नेम को हम कहते हैं फुली क्वालिफाइड नेम, प्लस उसमें कॉन्केट कर दिया @ लगा के, और हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में प्रिंट कर दिया आपके हैश कोड को। तो आप देखो यहाँ पे आपका फुली क्वालिफाइड नेम यही है ना। तुम्हारे न्यू क्लास जो है वो किस पैकेज में है? 12.1 में है ना, तो 12.1 न्यू क्लास, फिर ये वही @ आ गया, और ये हेक्सा रिप्रेजेंटेशन ही है ना। हेक्सा का बेस कितना होता है? 16 होता है ना। हेक्सा डेसिमल बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, हेक्सा होता है। याद हो तुमको, आईटी वाले बंदे हो तुम तो पता ही होंगे। नंबर सिस्टम चैप्टर नहीं पढ़ा? पढ़ा ही होगा। तो ये एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है थोड़ा बता दो मुझे। एफ का मतलब क्या होता है हेक्सा में? कितने लोगों को पता है वो हाथ उठा दें। सर 102 सर 102 होता है इसका मतलब। और कोई हाथ उठाए। हेक्सा नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा क्या?
बेसिक्स हैं जो हमेशा काम आएंगे। सर नंबर सिस्टम में अल्फाबेट का क्या काम है? ये एफ होना ही नहीं चाहिए था, गलत लिख दिया ना इनने। जब हमें नहीं आता तो फिर इसी में कमी निकाल लेते थोड़ी देर के लिए, क्या दिक्कत है? भाई ये जो किया इन्होंने गलत किया है सर, ऐसा होना नहीं चाहिए। बाइनरी इसका हेक्साडेसिमल का बेस बताया 16, तो टोटल 16 इसमें डिजिट्स होंगे। बाइनरी का बेस 2 होता था तो उसमें दो डिजिट थे 0 1। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो उसमें उसका बेस 10 होता है 0 to 9। इसका 16 था तो नंबर्स तो 9 तक खत्म हो जाते हैं ना, 0 to 9 10 डिजिट तो यही खत्म हो गए। उसके बाद 16 तक ले जाना था, इसलिए इन्होंने बोला 0 1 to 9 गए, 10 को इन्होंने रिप्रेजेंट किया ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को, 14 को कभी जरूरत पड़ जाएगी। ठीक, तो टू स्ट्रिंग मेथड है किसी का और वो क्लास का नाम भी पता चल चुका है, ऑब्जेक्ट नाम की क्लास है। बट सर इस क्लास का मेथड है, इस क्लास में कैसे आ गया? हमने सुना था दो क्लासेस हैं, दोनों में दो मेथड बना दिए। अब क्लास ए क्लास बी के किसी भी मेथड को कॉल कर ही नहीं सकती क्योंकि दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं। अगर आपकी क्लास ए क्लास बी के दोनों मेथड यूज करना चाहती है तो उसे इनहेरिट करना पड़ेगा ना क्लास बी को। तो ऑब्जेक्ट क्लास के सारे मेथड अगर ये क्लास न्यू क्लास चाहती है तो इसे इनहेरिट करना चाहिए, जो कि किया नहीं है और फिर भी कॉल कर पा रहा है। तो यही तो समझना है कि बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट है ना, क्लास का नाम जो है ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो हर एक क्लास की पेरेंट क्लास होती है। ये जावा का फीचर कह लो। बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट नाम की एक क्लास दी गई है जो सबकी पेरेंट होती है। तुम एक्सप्लिसिटली एक्सटेंड उसको करा रहे हो तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं करा रहे हो तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो आएगी ही आएगी। अगर मैं यहाँ एक्सटेंड्स लिख देता, ऑब्जेक्ट लिखता, अब तो हमें दिख रहा है कि मैंने ऑब्जेक्ट नाम की कोई क्लास इनहेरिट कर रखी है जो ये रही। कहाँ रखी हुई है सर? लैंग पैकेज में। और लैंग्वेज पैकेज के अंदर कोई भी क्लास अगर रखी है तो उसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता क्योंकि वो डिफॉल्ट पैकेज है। स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कभी स्ट्रिंग को इंपोर्ट किया गया? बट स्कैनर के लिए तो किया होगा क्योंकि वो यूटिल पैकेज के अंदर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्लास हम अब एक्सटेंड कर रहे हैं तो टू स्ट्रिंग को कॉल कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे थे तो क्या कर नहीं पा रहे थे कॉल, अभी भी वही आउटपुट आ रहा है। अगर आप देखें इस टू स्ट्रिंग को जब कॉल करने आए थे तो देखोगे तो ये सजेशन में क्या कह रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न करता हूं ऑब्जेक्ट क्लास का हो। सर कितने मेथड में कॉल करा सकता हूं अपने ऑब्जेक्ट से? ये रहे, इतने सारे तुम करा सकते। ये किस क्लास के हैं? देखो हर एक पे लिखा हुआ है कि हम ऑब्जेक्ट क्लास के हैं भाई, सारी कह रहे हैं, सारे मेथड किसके हैं ये? सर ऑब्जेक्ट क्लास के। ठीक है, इक्वल्स हैश कोड टू स्ट्रिंग गेट क्लास नोटिफाई ऑल वेट वेट वेट, इतने ही मेथड है आपके ऑब्जेक्ट क्लास में अवेलेबल जो बाय डिफॉल्ट हर एक क्लास में पहुंच चुके होते हैं। सिंपल है ये बात। तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्या है? सबका पेरेंट है। सर हमने लिख रखा है इसलिए सजेस्ट कर रहा है, हटा दो, सेव करो और फिर से इससे कंट्रोल स्पेस किया, अभी भी तो कह रहा है कि हम चला देंगे। किसको चलाना है बताओ? हैश कोड को चलाना है, हैश कोड चला देंगे, कॉल कर लो हैश कोड, ये सिर्फ हैश कोड रिटर्न कर देगा आपके ऑब्जेक्ट का। तो वो सारे मेथड्स आपकी क्लास में अवेलेबल हैं, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट आपका पेरेंट होता है। ये वो क्लास है, ये भगवान टाइप की क्लास है। भगवान समझते हो? तुम आस्तिक हो या नास्तिक, बट तुम पे कृपा है। तुम अगर एक्सटेंड करा रहे हो तब भी हम ले आएंगे वो सारे फंक्शंस, एक्सटेंड नहीं भी कराओगे तब भी वो सारे फंक्शंस हम तुमको देंगे। तुम भी सांस लोगे, वो भी सांस लेगा। जो प्रकृति की चीजें हैं वो सबके लिए बराबर है। तो ये वो है, एक्चुअली ये वो मेथड्स हैं, तो चार मेथड थे, इक्वल्स, हैश कोड, टू स्ट्रिंग और गेट क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये यूज होते रहेंगे आपके कोर जावा में। और जब मल्टी थ्रेडिंग आएगा
तो वहां पे आपके जो वेट और नोटिफाई थे ना वो भी कॉल होते हैं, वो भी यूज होते हैं सिंक्रोनाइजेशन में। तो सारे मेथड इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे। इनको आप ओवरराइड करके इनमें अपने लॉजिक भी लिख सकते हो। अभी तुमने टोस्टिंग देख लिया, इधर ये क्या कर सकता है, ये फुली क्वालिफाइड नेम @ हैश कोड प्रिंट करने का काम करता है। रट लो, क्या करता है टोस्टिंग मेथड, फुली क्वालिफाइड नेम @ हैश कोड प्रिंट करता है आपके ऑब्जेक्ट का। दैट्स इट। आगे चल के हम इसी मेथड का एक बहुत अच्छा यूज करने वाले हैं, जो आपको पूरे एडवांस में करते ही रहना है। ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिकेशंस को, जो भी वेरिएबल्स होते हैं ना, उन सबको कॉन्केट करके रिटर्न करा देते हैं। हमको एक्सप्लिसिटली प्रिंट मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं है, ना उसे बनाना होता है ना कॉल कर। सर क्या कह रहे हो? निका देखो, ये जो अभी तुम कॉल किए थे ना टू स्ट्रिंग, ये सच में एक स्पेशल टाइप का मेथड है। इसको कॉल करते हो तुम्हें ये देता है ना, इसकी स्पेशलिटी क्या है? जैसे कंस्ट्रक्टर की स्पेशलिटी थी वो इम्प्लिसिटली कॉल हो जाता था, इसकी स्पेशलिटी है कि इसे तुम कॉल नहीं भी करोगे ना, तुम सिर्फ ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना, कॉल यही होगा। सेव करूं और अभी भी चलाऊंगा तो आउटपुट देखना चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। बट ये वाला आउटपुट तो सर टूस्टिंग मेथड दिया करता था, तो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा रहे तब भी आ रहा है। लेकिन जब जब तुम जावा में किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराओगे ना, ऑब्जेक्ट क्लास का टूस्टिंग ही कॉल हो जाएगा अपने आप। ये इसका एडवांटेज है। तो इस एडवांटेज का हम फायदा ऐसे उठाएंगे कि इसी को ओवरराइड करके इसमें लॉजिक लिख दिया करेंगे और कभी भी हमें उस मेथड को कॉल करना नहीं पड़ेगा। मेथड कॉल बच गई ना, सिर्फ ऑब्जेक्ट प्रिंट कराएंगे, अपने आप कॉल हो जाया करेगा। आगे चल के टूस्टिंग को मैं पढ़ाऊंगा तब ये बात क्लियर होगी। अब इधर आ जाओ, ऑब्जेक्ट क्लास एज रूट ऑफ जावा क्लास हियरार्की। ऑब्जेक्ट रूट क्लास होती है जावा में, हर एक क्लास के पेरेंट है वो। सर कल हमने इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बनाया था, कार व्हीकल को कार में इनहेरिट किया था, कार को हमने स्विफ्ट में इनहेरिट किया था, और हमने सुना है जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता ही नहीं है। तो जब स्विफ्ट का पेरेंट मैंने कार डिफाइन कर दिया है, तो स्विफ्ट में इनहेरिट ही नहीं हो सकता ना फिर ऑब्जेक्ट क्लास। एक टाइम पे दो क्लास तो इनहेरिट होंगी ही नहीं। हाँ बिल्कुल बात सही है। स्विफ्ट में एक टाइम पे अगर तुमने कार को एक्सटेंड करा लिया ना खुद से, तो उसमें दूसरी क्लास एक्सटेंड कभी नहीं होगी, कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता क्लासेस के टर्म्स में। बट ऑब्जेक्ट क्लास के सारे फीचर वहां जरूर अवेलेबल होंगे। सर अभी ये क्या बात हुई? अभी कह रहे थे कि इनहेरिट नहीं होगी, तो फीचर कहां से आ जाएंगे? देखो स्विफ्ट में इनहेरिट नहीं होगी, बट स्विफ्ट का जो पेरेंट है कार, कार वहां तो हो सकती है ना। नहीं वहां भी नहीं हो सकती, क्योंकि कार को हमने, कार का पेरेंट बना रखा ऑलरेडी, व्हीकल बनाया था ना, कार में दूसरी क्लास कैसे आएगी? ठीक है चलो, व्हीकल का पेरेंट कौन है बताओ मुझे? सिर्फ कोई भी नहीं बनाया। अब आया ना कि तुमने व्हीकल का पेरेंट नहीं बनाया, तो इसका मतलब व्हीकल का पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास। एग्जांपल पे आ जाए, जो तुम बनाए थे, तुमने कहा सर हमने बना रखी है स्विफ्ट, स्विफ्ट का पेरेंट है ना कार, इसमें नहीं होगा इनहेरिट, कोई बात नहीं। कार का पेरेंट बताओ कौन है? कार का व्हीकल है, इसमें भी नहीं इनहेरिट होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हीकल का पेरेंट बताओ कौन है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, तो सबका बाय डिफॉल्ट जो पेरेंट होता है वो कौन होता है? ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऑब्जेक्ट वाले फीचर कहाँ आएंगे? व्हीकल में आएंगे, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। व्हीकल से उठ के वो कहाँ पहुंच जाएंगी? कार में। मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं देखा क्या? तो तुम्हारी व्हीकल की प्रॉपर्टी जब स्विफ्ट में जा सकती है कार से होते हुए, तो तुम्हारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी व्हीकल और कार से होते हुए स्विफ्ट में ही जाएंगी। कहीं है या नहीं देखना है, क्रॉस चेक करना है। आप क्या करो, वही C1 से बोलो तुम्हारे पास टूस्टिंग मेथड है, ये तो कह रहे हैं ये किसका मेथड है? सर ये तो ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। और हम क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इनहेरिटेंस हुआ है वो है मल्टी लेवल। आया ना, समझ रहे हो? अब पढ़ लो इसको। आए ऑब्जेक्ट क्लास, वो लाइक डेवलपर क्रिएटेड क्लासेस पार्ट ऑफ हायरार्की if no superclass defined, object used as superclass। पब्लिक क्लास क्लॉक ने बनाया तो एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिटली ऐड हो जाता है अपने आप ही।
ये तुम नहीं भी करोगे तब भी चलता है। तुमने कहा सर हमने बहुत सारी हायरार्की बनाई हुई है, मैंने एक इंटर्न क्लास बनाई हुई है, उसका पेरेंट अर्ली को रहा है, अर्ली का पेरेंट है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का पेरेंट कौन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट? तुमने क्लॉक बनाया, क्लॉक का कोई पेरेंट डिफाइन नहीं किया, यही तो बोला है इफ नो सुपर क्लास डिफाइंड ऑब्जेक्ट यूज्ड एज सुपर क्लास। अगर तुमने डिफाइन ही नहीं की कोई पेरेंट क्लास तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगी एज अ पेरेंट। क्लियर है ये बात ऑब्जेक्ट क्लास वाली? बहुत बढ़िया, ठीक है। जिसका यूज किया था तुमने, सुपर का यूज किया था, वो सब करते रहे। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल हाइडिंग एंड वेरिएबल शैडोइंग। वेरिएबल हाइडिंग क्या होता है? तुमने कहा पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास है, दोनों में एक एक वेरिएबल है। वेरिएबल का नाम यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए, दो क्लास में अलग अलग क्लासेस में मैं सेम नाम के वेरिएबल तो डिफाइन कर ही सकता हूँ ना, ठीक है कर लेंगे। इस केस में जब भी मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और ए को प्रिंट करवाऊंगा तो वो हमेशा किसको प्रेफर करेगा? दोनों वेरिएबल के नाम से वो इनहेरिट होके पहुंच रहा है यहाँ पे और ये तुमने खुद बनाया हुआ है, दोनों अवेलेबल होंगे ना यहाँ पे, बिल्कुल अवेलेबल दोनों। एक्सेस कौन सा होगा? इस केस में एक वेरिएबल हाइड हो जाता है। कौन सा हाइड होता है आओ समझते हैं। तो तुम्हें मैं बनवाऊंगा एक बढ़िया सा प्रोग्राम, वेरिएबल हाइडिंग। ये रहा। तो अब ये सेम नाम की दो क्लास बना नहीं सकते। अच्छा एक बात और तुम लोगों को समझानी है कि हम मल्टीपल क्लासेस बनाते रहते हैं, है ना? क्लासेस बनाते हैं। अब मैंने वेरिएबल हाइडिंग करके बना लिया, इसका चाइल्ड बना लिया मैंने, यहाँ मेन नहीं बनाया। इसमें जो मैंने करना था वो करा, लॉजिक नीचे इसका चाइल्ड उसका चाइल्ड बनाते रहा। अब मेन मैं किसी दूसरी क्लास में बनाना चाहूं, मैंने एक क्लास बनाई, क्लास ए भी तो ले चुके हैं ना, पी करके एक क्लास ले लिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसको, चला इसको समझने में, ठीक है। एक और क्लास बनाया क्यू। अब मैं जा रहा हूं यहाँ मेन मेथड बनाना, बना, यहाँ पे मैं प्रिंटिंग स्टेटमेंट डालूंगा, मैसेज प्रिंट करवाने क्यू डॉट मीन, कोई एरर नहीं है, बट वो कभी कभी इक्लिप्स प्रॉब्लम कर देता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, हटाया फिर से लिख दिया। अब मेन मैंने यहाँ बना लिया, फाइल का नाम किससे सेव है? वेरिएबल डॉट जावा। मेन बनाया क्यू नाम की क्लास में, मैं जा रहा हूँ रन करने, यहाँ पे रन करने का ऑप्शन ही नहीं आया, रन करने का ऑप्शन ही नहीं आया। और कुछ लोग रन करेंगे भी तो रन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रन अगर वो करेगा ना जेवीएम किसी को, तो वो मेन क्लास को रन करता है। सर मेन क्लास कैसे कहते हैं? वो क्लास जिसका नाम आपकी फाइल के नेम के जैसा सेम होगा। मेन मेथड सिर्फ वही बन सकता है। सेम फाइल में आप 10 क्लास बनाना चाहते हो बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेन मेथड किस क्लास के अंदर होना चाहिए? वो क्लास जिस नाम से आपने अपने प्रोग्राम को सेव किया था, डॉट जावा लगाया था जिसपे। तो वेरिएबल हाइडिंग डॉट जावा है ना, वेरिएबल हाइडिंग डॉट जावा है ना, ये तुम्हारी मेन क्लास, इसी से सेव किया। तो जिस नाम से प्रोग्राम को सेव करोगे उसी के अंदर आपका मेन मेथड होना कंपलसरी होता है। बस मैं इसी मेथड को उठा के देखो, अभी मैं इसको यहां से कट किया, इसमें वेरिएबल हाइडिंग में डाल देता हूं। अब चलाऊं? सर चल रहा है, रन एज का ऑप्शन आ रहा है, हाँ सर अब आ रहा है, ठीक है। इतनी बात। दूसरा, एक फाइल में एक से ज्यादा पब्लिक क्लास नहीं हो सकती, ठीक है। उसको ही पब्लिक कर सकते हैं जो हमारी मेन क्लास है। अब देखो दूसरी क्लास को पब्लिक किया, ये बोल रहा है पब्लिक टाइप भी मस्ट बी डिफाइंड इन इट्स ओन फाइल, खुद की फाइल में डिफाइन होनी चाहिए पब्लिक।
अभी ये किसकी फाइल है? वेरिएबल हाइडिंग नाम के बंदे की फाइल है। समझ पा रहे हो? पढ़ो इसको अगर मीनिंगफुल हो तो। मीनिंगफुल है ना? हाँ कह रहा है कि भैया द पब्लिक टाइप p मस्ट बी डिफाइंड इन इट्स ओन फाइल। खुद की फाइल में ही पब्लिक बनाना है। तो किसी दूसरी फाइल को पब्लिक बनाओगे तो एरर्स आते रहेंगे, आए तो तुम्हारी बेवकूफी है। इतनी बात क्लियर है? बेसिक्स है इनमें जिसमें तुम लोग फंसे रहते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि करें क्या। प्रोग्राम तो मैंने सही लिखा है, इनहेरिटेंस भी किया, सब कुछ किया, 3-4 क्लासेस बनाई सर, चल नहीं रहा प्रोग्राम। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? ऐसी वाली प्रॉब्लम्स आएंगी तो सॉल्व कर लोगे ना, समझ जाओगे क्या दिक्कत है। बहुत बढ़िया, समझदार हो तुम बहुत हो। तो 2 क्लासेस हमने बना ली, ऊपर बनाओ या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने p क्लास के अंदर वही int टाइप का n बनाया जिसमें मैंने वैल्यू रख दी कितना, 20। यहाँ पे भी एक n बनाऊंगा जिसमें वैल्यू रख दूंगा 300। सही है? अब मैं यहाँ प्रिंट कराऊं या सीधा मेन में चला जाऊं, वहां प्रिंट कराऊं? प्रिंट तो करा नहीं है, तो मैं यहीं प्रिंट कराऊंगा, बट उसके लिए एक मेथड बना लेता हूँ, वही अपना पब्लिक वॉइड प्रिंट नाम का मेथड, जिसमें मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ किसको, n को। और ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा, हमने कहा एक्सटेंड तो करो पहले से। इसको एक्सटेंड कर रखा है p को, तो p पेरेंट है। इनके अंदर एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड p1। ठीक है, मेन मेथड में आगे ऑब्जेक्ट बनाया। कंफ्यूजिंग लग रहा है? उठाओ इसको ऊपर कर लो। ठीक है जी। और यहाँ आगे इस मैसेज को हटाना है और क्यू का ऑब्जेक्ट बना, क्यू ऑब्जेक्ट बनाया। बन गया। क्यू से मैं प्रिंट को कॉल करूंगा, क्यू से करना था। थैंक यू भाई। क्या प्रिंट होगा n की वैल्यू में, क्योंकि 2 वेरिएबल अवेलेबल हैं क्यू के पास n नाम के, एक की वैल्यू 300 है और एक की वैल्यू 20 है। क्या प्रिंट होगा भाई? मैं यहाँ पे कंसोल पे बताऊं मुझे जरा जल्दी से। 300 प्रिंट होगा। क्या वो इनहेरिट होके ओवरराइड नहीं कर देगा? वो भी तो इनहेरिट हो रहा है ना, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। आएगी आएगी, जरूर आएगी, आएगी ना? हाँ सर आएगी। पब्लिक लिख दूं क्या? अब तो कंफर्म है ना, आएगी ही आएगी। अब कौन सा प्रिंट होगा बताओ? कितना वैल्यू आना चाहिए? लोकल वेरिएबल तो मेथड के अंदर वाले होते हैं ना, अभी वो सिनेरियो भी आया, वो भी कर दें क्या? लो फिर, तीन वेरिएबल है अब सेम नाम के, लोकल, इंस्टेंस और सुपर वेरिएबल। सुपर में भी तो एक सेम नाम का वेरिएबल है। इस पे अभी आएंगे, पहले इसको भी कमेंट कर देते हैं, या नहीं है? अभी हम अपनी इंस्टेंस वेरिएबल और पेरेंट वाले इंस्टेंस वेरिएबल की बात करें। उस केस में क्या होता है, उस केस में हमेशा पेरेंट वाला वेरिएबल हाइड हो जाता है। पेरेंट वाला वेरिएबल हाइड हो जाता है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो 300 ही प्रिंट होगा। क्या लिखा था यहाँ पे? यही तो लिखा था। वेरिएबल हाइडिंग किसे कहते हैं? यानी कि वेरिएबल इन द चाइल्ड क्लास हैविंग द सेम नेम एज वन वी डिफाइन इन पेरेंट। बट सर वो हाइड हो जाएगा तो प्रॉब्लम है ना, हमको क्या पता ऊपर वाली वैल्यू यूज करनी हो। बात तो सही है, ऐसा हो सकता है तुमको पेरेंट वाली वैल्यू चाहिए, तो पेरेंट वाले n को भी मैं अगर प्रिंट कराना चाहता हूं, सॉरी, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, दिस क्लास n
और मैं चाहता हूँ यहाँ पे पेरेंट क्लास है, रन करें, आ जाएगी दोनों में अलग अलग वैल्यू? नहीं नहीं आए, बट पेरेंट वाली अगर चाहिए तो पेरेंट प्रॉपर्टीज को रेफर करता है सुपर कीवर्ड, ऐसा हमने सुना था। पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था ना कल उसने, आज पेरेंट वेरिएबल को लाके दिखाने का समय आया है ना? कर दिखाओ बेटे तुम ये काम, हम फंसे हुए हैं, हमें निकालो इस मुसीबत से। तो आप लिखोगे सुपर डॉट एन, मतलब पेरेंट वाला एन। सुपर बोले तो सुपर क्लास ना, पेरेंट क्लास ना। सुपर डॉट एन करोगे हमेशा पेरेंट वैल्यू ही रेफर होगा, पेरेंट मेथड हो या पेरेंट वेरिएबल, आ गया ना पेरेंट वाला एन। तो वेरिएबल हाइडिंग अगर हो गई है और आपको पेरेंट वाला ही यूज करना है तो हम कर सकते हैं किससे? सुपर कीवर्ड से। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं शैडोइंग पे। जब लोकल वेरिएबल का नाम और इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सेम होता है तो आपने सुना था कि वो हमेशा लोकल को ही प्रेफरेंस देता है, याद है? अगर तुमने कंस्ट्रक्टर बनाया था या सेटर बनाया था तो उसके अंदर सेम वेरिएबल अगर बनाया था आपने, आईडी नेम जेंडर, और नेम इक्वल टू नेम लिखा था तो वो कह रहा था इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंस्टेंस वेरिएबल को वो रेफर ही नहीं कर रहा था, क्योंकि जब उसके पास है खुद का लोकल वेरिएबल वो क्यों भागेगा पेरेंट में को उसमें क्लास में सर्च करने? तो हमेशा लोकल वेरिएबल को प्रायोरिटी दी जाती है। और इस कॉन्सेप्ट को जो आप कर रहे थे उस दिन उसे कहते हैं वेरिएबल शैडोइंग। क्या लिखा है? लोकल वेरिएबल हैविंग सेम नेम एज इंस्टेंस वेरिएबल। ये एक क्लास के अंदर डिफाइंड है, ए वेरिएबल इसकी वैल्यू 10 है, एक सैंपल मेथड है जैसे हमने प्रिंट बनाया हुआ है वो भी एक मेथड है, उसके अंदर भी एक वेरिएबल इसकी वैल्यू है 100। इस केस में वो हमेशा किसको रेफर करेगा? लोकल वाले को। रन करके लिखें तो अब 600 आ रहा है ना, क्या आ रहा है? 600, बट हमको सर 300 भी प्रिंट करना है। तो 300 प्रिंट करने के लिए लोकल वेर है, तो ये तो लोकल पे तो 600 कर ही रहा है, बट दिस क्लास मतलब करंट क्लास के एन के लिए क्या चाहिए? उन्होंने कहा याद करो वहां पे भी तो सॉल्यूशन दिस से ही मिला था। इसने क्या किया था? जब दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम किया था तो दिस डॉट नेम मतलब इंस्टेंस वेरिएबल की बात हो रही थी, इक्वल्स टू सिर्फ नेम लिखा था तो मतलब लोकल वेरिएबल की बात हो रही है। तो लोकल वेरिएबल जब जब एक्सेस करना है उसके नाम से कर लो, करंट क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करना है तो दिस डॉट एन लिख लो। अब प्रिंट करके देखें क्या आ रही है वैल्यूज, समझ रहे हो? तो जब वेरिएबल शैडोइंग हो रहा होता है उस टाइम पे हम दिस यूज करके उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, याद है? इंजेक्शन में काम आया था दिस, इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का जब नाम सेम हुआ था तब दिस यूज करने की जरूरत पड़ी थी। अब नाम ही अलग है, मैं कह रहा हूं इसका नाम एम कर दूं, मैं इसका नाम एम कर दिया, ठीक है, मैं दिस नहीं लगा रहा हूं यहाँ पे, तब भी वो किसको रेफर करेगा? अपने वेरिएबल को ना, क्लास के वेरिएबल। पेरेंट वाले को तो नहीं करेगा ना, पेरेंट वाले के लिए तो सुपर यूज हो ही रहा है। दिस डॉट एन लिख लो तब भी वही बात है, सीधा एन भी लिख दो तब भी वही बात है, क्योंकि अब लोकल वेरिएबल तुम्हारा एम नाम का है, वही ना? बट अगर सेम नाम का वेरिएबल हुआ उस केस में वो लोकल वाले को ही प्रेफरेंस देगा। लोकल वाले को प्रेफरेंस दे दी उसने तो फिर क्या इंस्टेंस की वैल्यू नहीं, उस केस में क्या चाहिए? दिस चाहिए होता है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? बताए होनी चाहिए क्लियर। हेलो वाला प्रोग्राम
ठीक है, नहीं पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो ये रहा सुपर। सुपर को हम 3 लेवल पे यूज करेंगे। सुपर जो कीवर्ड है ना, कौन कौन से लेवल पे होगा? एट वेरिएबल लेवल, जो अभी जस्ट किया आपने। सुपर डॉट अगर n लिखे थे तो वो पेरेंट वाले n की बात करने लग गया ना। वैसे ही सुपर डॉट किसी मेथड का नाम लिख दोगे तो वो पेरेंट वाले मेथड को कॉल कर देगा। और सुपर एज अ फंक्शन भी यूज करते हैं एट कंस्ट्रक्टर लेवल पे। ये ना ये क्या करता है? कैन बी यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। पेरेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को अगर आपको प्रिंट कराना था, एक्सेस करना था, आपने सुपर लिख लिया ना। सुपर दूसरी बार हम यूज इसलिए कर सकते हैं, कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास मेथड। बात सिर्फ पेरेंट क्लास की आने वाली। सुपर एज अ फंक्शन कब यूज करेंगे? कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। यही 3 यूज। ठीक है, बहुत अच्छे। ओके ओके, तो ही यूज समझ पाओगे तुम फाइनल के, क्योंकि उसके लिए आपको ओवरराइडिंग भी आना चाहिए। कोई बात नहीं, 2 ही सीख लेते हैं, है ना। फाइनल अगर किसी वेरिएबल को बना दिया मतलब वो कांस्टेंट हो गया। फाइनल वेरिएबल मतलब कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट बोले तो ऐसी वैल्यू, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू रीअसाइन ना हो पाए। तो हम बना सकते हैं क्या ऐसा? हाँ, मैंने अगर यहाँ पे बोला फाइनल इंट n इक्वल्स टू 90, सही है। और इधर मैं बोल रहा हूँ प्रिंट कर दो n1.n को। n1 ऑब्जेक्ट है ना हमारा, उसी से n को प्रिंट कर दिया। या नंबर करके ले लो यार वेरिएबल का नाम, मीनिंगफुल रहेगा। 90 प्रिंट हो ही रहा है। मैं वही चाहता था क्या कि n1 से बोलूं कि जो तुम्हारा नंबर है ना, इसमें कुछ और वैल्यू ले लोगे। तो ये क्या कह रहा है? द फाइनल फील्ड न्यू क्लास डॉट नंबर कैन नॉट बी असाइंड। इसको असाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये फाइनल है। एक बार जो वैल्यू इसमें रख दी आपने वो कांस्टेंट हो गई, उसके बाद उसको कभी भी तुम चेंज नहीं कर सकते। ओके सर, फाइनल वेरिएबल मतलब स्टॉप वैल्यू चेंज, ऐसा वहां लिखा हुआ है। ये कह रहा है फाइनल वेरिएबल मतलब स्टॉप वैल्यू। फाइनल हम मेथड को भी कर सकते हैं, फाइनल हम क्लास भी बना सकते हैं। फाइनल अगर क्लास को किया जाए तो क्या हो जाएगा सर, वो बताओ। सही है, फाइनल मतलब कांस्टेंट होता है, इतना पता है तुमको। फाइनल मतलब कांस्टेंट, नो चेंज, यही ना। अगर फाइनल मैं इस क्लास को डिक्लेयर करूं भाई मेरी टी क्लास जो है ना वो फाइनल है, कई जगह कई लोगों को बुरा लग गया तो नहीं करते। किसको बुरा लगा? इसको बुरा लगा। ये क्या कह रहा है? The type Q cannot subclass the final class P। जो Q है ना वो सब क्लास नहीं बन सकता किसका? P का, क्योंकि P है फाइनल क्लास और फाइनल क्लास को इनहेरिट नहीं किया जाता। तो एक ऐसी भी क्लास आप बना सकते हो जिसे कोई बंदा इनहेरिट ही नहीं कर सकता। इनहेरिटेंस पढ़ा? हाँ सर, क्लासेस की क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करा लेते हैं बाय यूजिंग एक्सटेंड्स। तो कर तो रहे हैं एक्सटेंड्स, हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि सर वो कीवर्ड फाइनल लगाया आपने। तो फाइनल क्लास इनहेरिट नहीं होती। और फाइनल अगर मेथड हो गया तो वो कभी ओवरराइड नहीं होता। ओवरराइड कल पढ़ेंगे जब हम, कल तो नहीं पढ़ पाओगे, कल तो पहले तुम ओवरलोडिंग में लटके रह जाओगे। पहले पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, देन आपकी बातें समझ में आए ओवरराइडिंग वाली। बट ये तो समझ में आ रही होगी ना, इनहेरिटेंस एक ऐसी क्लास जिसको इनहेरिट ही नहीं किया जा सकता, वो है फाइनल क्लास। हाँ नहीं, तुम सिर्फ उसमें चेंजेस कर सकते हो जो लॉजिक जावा ने अपनी जार फाइल्स में लिख के दिया हुआ है, उससे तुम नहीं बदल सकते। अगर ऐसा कर दिया होता तो तुमसे पहले बहुत सारे क्रिएटिव स्टूडेंट रहे होंगे, वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन का ऐसी तैसी कर देते।
हमने बढ़िया कोड लिखा, किसी का दिमाग खराब हो गया, बहुत टफ है जावा, सारा डॉक्यूमेंटेशन डिलीट ही कर दो, पढ़ लो, किसको क्या पढ़ना है। अब ऑब्जेक्ट क्लास ही अगर हट गई तो वो सारे फीचर हट जाएंगे ना उसके, तो तुम चेंज नहीं कर सकते। अब चेंज क्यों नहीं कर सकते हमें, अगर वो कोड दिख रहा है, ये भी दिमाग में आ सकता है। तो अगर तुम दिमाग वाले बंदे हो तुम वो समझ जाओगे। मैंने बोला ऑब्जेक्ट क्लास, कहाँ गई तुम्हारी ऑब्जेक्ट क्लास? किसी को कॉल करती थी ना ऑब्जेक्ट क्लास, ये रही, ये कहीं ना कहीं तो रखी है ना, किसमें रखी है? लैंग्वेज पैकेज के अंदर रखी है। तो चलो लैंग्वेज पैकेज में चलते हैं। यहाँ आए जेआरई में है ना लैंग्वेज पैकेज, बेस वाला जार ओपन किया हमने और java.lang ये मिल गया, और इसमें गए ऑब्जेक्ट सर्च करने, तो ये रही ऑब्जेक्ट क्लास। सर ये रखी है और इसके अंदर ये हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा हटा दो, बैक स्पेस कर रहे हैं, काम नहीं कर रहा। आप याद करो, दो फाइल बनती हैं, एक तुम जो बनाते हो उसे हम कहते हैं सोर्स कोड, उसका एक्सटेंशन होता था .java, और फिर जब वो कंपाइल होती थी, आफ्टर कंपाइलेशन जो जनरेट होती थी वो होती थी .class फाइल, दैट इज बाइट कोड। क्या था? यहाँ जितनी भी फाइल्स दिख रही हैं, क्या तुम ठीक से इन्हें देख पा रहे हो? इनका एक्सटेंशन क्या है? क्या है ये? .class फाइल्स है, मतलब ये बाइट कोड्स रखे गए हैं। बाइट कोड को कभी भी तुम चेंज कर सकते हो क्या? बाइट कोड जनरेट करने का काम है जावा कंपाइलर का, तुम चाह कर भी नहीं कर सकते इसको चेंज, इसलिए हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? और बाइट कोड फाइल जो हम कमांड प्रॉम्प्ट से रन किए थे, चलाए थे, कमांड प्रॉम्प्ट पे हमने जावा सी लिखा, कंपाइल हुआ, जावा से रन किया प्रोग्राम, बाइट कोड रन हुआ ना। बाइट कोड फाइल उसी फोल्डर में आती थी, .class उसका एक्सटेंशन होता था। उसको ओपन करोगे ना, वो रीडेबल नहीं होती, उसमें कुछ एक्सेस वाई लिखा रहेगा, कुछ भी, वो रीडेबल नहीं होते। बट यहाँ तो दिख रहा है सर, सब कुछ प्रिंट करा के दे रहे हैं। सारा सोर्स कोड जो लिखा गया है .java में, उसको ये प्रिंट कैसे करा पा रहे हैं? वो इक्लिप्स कर रही है। कौन कर रही है ये काम? इक्लिप्स। इक्लिप्स आपके बाइट कोड वाली जो फाइल है, उसे जब तुम डबल टैप करके ओपन कर रहे हो ना, तो उसके अंदर लिखा हुआ सोर्स कोड और डॉक्यूमेंटेशन तुमको दिखा देती है। ये इक्लिप्स की मेहरबानी है, नहीं तो तुम कभी इसको रीड नहीं कर सकते थे। ठीक है? तो क्यों नहीं चेंज कर पाएंगे, समझ गए? बधाई। तो आप इतना याद रखना, फाइनल अगर क्लास है तो इनहेरिट नहीं होगी, फाइनल अगर वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आपको ये प्रैक्टिस करके देखना है घर जाके। शाबाश।